इशू नहीं है किसी भी तरीके से? जी मैम सब ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। मैम आप पढ़ाती गजब का हो। अच्छा थैंक यू बेटा, जो भी बोल रहा है कमेंट तो नीचे चला गया नाम तो। तो शार्क कुमार साइंस पेपर 30 नंबर बैच में केमिस्ट्री की क्लासेस थर्सडे से स्टार्ट कर दूंगी मैं, है ना? अगर मैं दिल्ली नहीं गई तो, नहीं तो फिर थर्सडे मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है कल मैं आपके बैच में छुट्टी रखूं। 50-50 अभी मेरा, बिकॉज़ आपको पता है ना कल 30 तारीख को सारे इंडिया से टीचर्स आ रहे हैं और वो जितना भी सारा ये भ्रष्ट सिस्टम है ना सरकारी नौकरी का, जैसे आप देख लो रेलवे में रिफॉर्म की जरूरत है पूरे तरीके से, रेलवे के एग्जामिनेशन का कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद एसएससी में देखो आप कितना भयंकर आप घोटाला चल रहे हैं, हर तरीके से सेंटर वगैरह कितने बेकार आ रहे हैं, तो सारे टीचर्स एक जगह इकट्ठे होकर कल डीओपीटी ऑफिस आ रहे हैं। तो हो सकता है मे बी मैं दिल्ली जाऊं तो मैं शायद कल आपकी क्लास छुट्टी कर सकती हूं, अगर नहीं जाऊंगी तो वही आपकी क्लासेस बिल्कुल होंगी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम वायरस डिजीज पढ़ रहे थे, तो वायरस डिजीज में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम, हाँ कौन कौन सी बची है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैम एचआईवी का कोई नया वैक्सीन आया क्या? हर साल आते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं होते एचआईवी एड्स के वो आपके वैक्सीन क्यों नहीं होते बताएंगे आपको आगे। चलो हमें रेबीज पढ़ना था तो लिखेंगे रेबीज के बारे में। रेबीज वायरस से होता है। अब वायरस कौन सा, वायरस के पैथोजन का नाम क्या होता है, कौन सा वायरस है जो रेबीज करता है? तो बच्चों वो करता है रेब्डो वायरस। रेबीज करने वाले वायरस को हम रेब्डो वायरस कहते हैं। अब ये वायरस किसमें रहता है? तो बच्चों ये कुत्ते में रहता है, बिल्ली में रहता है, बंदर में रहता है। तो ये तीनों इसके वाहक बन जाएंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया वेक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर वायरस को कैरी करते हैं उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा कुत्तों के अंदर रहता है। डॉग ने काट लिया आपको तो रेबीज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मतलब ये नहीं है कि डॉग ने काटा है तो आपको रेबीज हो सकता है। बेटा आपका अगर कभी किसी बिल्ली ने आपको पंजा वंजा मार दिया, कैट ने, बिल्ली के नाखून लग गए, आपको बंदर के नाखून लग गए, है ना? तो अगर बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया और आपका बंदर हो गया, इनके नाखून लग जाए आपको, ये काट ले आपको, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से क्या लगवाना चाहिए? आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। और इसका जो वैक्सीन होता है उसका नाम ही होता है एंटी रेबीज वैक्सीन। 3 से 4 डोज लेनी पड़ती है बेटा रेबीज की, ऐसा नहीं है कि एक ही लगती है और आप ठीक हो जाओगे, नहीं, है ना? तो एंटी रेबीज वैक्सीन ये इसको 3 से 4 डोज लेनी पड़ती है आपको, तब जाकर ये इफेक्टिव होती है। अब अगर आपको कुत्ते ने काट लिया और आप बिल्कुल ऐसे ढीले हो गए हो, आपने मतलब सोचा कि ठीक है थोड़ा बहुत कुत्ते ने काटा है, थोड़ा सा कुत्ते के काटने नहीं, अगर कुत्ते के नाखून लग जाए, बिल्ली के नाखून लग जाए, बंदर के नाखून लग जाए, तब भी आपको क्या करना है? आपको रेबीज का वैक्सीन लगाना है। क्योंकि बेटा कुत्ते बिल्ली नाखून, इनके नाखून होते हैं ना, उसके अंदर भी ये वायरस रहते हैं, ये रेब्डो वायरस रहते हैं। अब आपको काट लिया इनमें से किसी भी जानवर ने, जैसे अभी पीछे देखो आजकल बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऐसे, मध्य प्रदेश में 9 साल की लड़की कुत्ते काटने से मर गई। अभी कबड्डी का एक प्लेयर जो इतना ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा इंसान, दुनियादारी देखा इंसान, फिर भी उसने क्या किया? उसने एक छोटे से कुत्ते को कीचड़ में फंसा था, उसको बाहर लिया, उसी कुत्ते ने उसको काट लिया था और उसने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया, उसकी डेथ हो गई। क्योंकि रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाने से आपको रेबीज हो जाता है। और जैसे ही रेबीज होता है इसके सिम्टम्स क्या है बेटा? ये जो वायरस है ना ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। और आप खुद सोचिए अगर कोई वायरस आपके ब्रेन तक पहुंच गया तो भैया वो तो ले डूबेगा ना इंसान को, है ना? क्या वो तो ले डूबेगा। अब देखो क्या क्या होता है इसमें। पहली बात ये कैसे स्प्रेड होती है बीमारी, तो देखो आपको कुत्ते ने काटा, इस कुत्ते के अंदर रेबीज वाला वायरस था, रेबीज वाले वायरस का नाम क्या होता है? रेब्डो वायरस। ऐसे, और इसने आपको काट लिया तो आपकी बॉडी में आ गया, तो ऐसे फैलता है बेटा, ऐसे फैलता है। अब ये करता क्या है वो सुनो, ये करता क्या है? ये सीधा पहुंचता है आपके ब्रेन के पास। द वायरस देन ट्रेवल अप द नर्व्स की सहायता से, जो हमारी नसें होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी सहायता से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है बच्चों। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो वायरस पहुंच जाता है वो कोई छोटा मोटा वायरस नहीं होता, वो बहुत खतरनाक वायरस होता है। देखो इस फोटो में ब्रेन इन्फ्लेमेशन, दिमाग में पहुंच के दिमाग की बुखार कर देगा, इंसान पागल हो जाएगा, इंसान की हरकतें कुत्ते जैसी होने लग जाएंगी। अभी वो कबड्डी के प्लेयर थे, उनकी वीडियो देखी थी आपने कि उसके अंदर रेबीज वायरस आ गया, तो रेबीज वायरस क्या कर रहा था? उसके ब्रेन तक पहुंच गया, वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था, वो अपने आप को काट रहा था, आसपास के अपने घर के जितने भी मेंबर थे उनको काट रहा था वो। तो उनके घरवालों ने क्या किया? चारपाई के ऊपर से बांध दिया रस्से से। तो भाई करना पड़ता है, बोलते हैं ना पागल कुत्ते के काटने से ये पागल हो गया है। हाँ अगर किसी कुत्ते में रेब्डो वायरस हुआ, उसने आपको काट लिया, तो आपकी हरकतें भी कुत्तों जैसी हो जाएंगी, क्योंकि वायरस करवाते हैं कुत्तों जैसी हरकतें। और इसमें सबसे ज्यादा ये जो वायरस है, देखो बुखार जुकाम खांसी तो वायरस तो होगा ही होगा, ये जो इसका लक्षण है ना बेटा, ये ब्रेन फीवर कर देगा, ये दिमाग की बुखार कर देगा, ये दिमाग में पहुंच जाएगा ये, और दिमाग में पहुंच के आपके दिमाग को खराब कर देगा, आप पागल हो जाओगे, आपकी हरकतें कुत्तों जैसी हो जाएंगी। फिर अगर आपके अंदर ये वायरस है, आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया, अगर आप भी किसी इंसान को काट दोगे ना तो उसको भी हो जाएगा बेटा ये। ऐसा नहीं है सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, नहीं, अगर रेबीज वायरस ऐसे इंसान के अंदर है जिसको कुत्ते ने काटा और उस इंसान ने किसी और इंसान को काट लिया, तब भी बेटा रेबीज हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको एकदम घर से मतलब उसे दूर रहना पड़ता है कि वो ना काट दे, वो काट देगा तो अगले इंसान को हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखनी है ये चीज बेटा, ये ब्रेन में पहुंच जाता है, इंसान को पागल कर देता है। और पता है ये जो वायरस होता है ना रेब्डो वायरस, ये एक हाइड्रोफोबिक वायरस है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ये पानी से दूर भागता है। बेटा कभी भी आप जो गली में कुत्ते रहते हैं, इनको रेबीज का इंजेक्शन लगा नहीं होता है, आप इनके ऊपर एक बाल्टी पानी डालना, दूर भागते हैं पानी से। जो कुत्ता पानी डालने से दूर भाग जाएगा, एकदम पानी से डर जाएगा बहुत भयंकर तरीके से, समझना उसके अंदर रेब्डो वायरस है, बिकॉज़ ये वायरस होती है हाइड्रोफोबिक है। इसलिए जो जिस इंसान को 2-3 बार लगातार कुत्ता काट देता है वो पानी तक नहीं पीता है बेटा, वो पानी नहाता भी नहीं, वो पानी से दूर भागता है। तो ये जो बीमारी होता है ना बेटा, ये जो बीमारी ये हाइड्रोफोबिक बना देती है इंसान को। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दूर भागने लग जाता है इंसान, पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम सब कुत्तों के काटने से होता है क्या? बेटा जिस कुत्ते में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगे हों, जैसे मेरे घर में मेरे पास एक पेट है जिसका नाम कोपर है ना, अभी तो बड़ा हो गया, 2.5 साल हो गया, तो उसको मैं हर साल इंजेक्शन लगवाती हूं एंटी रेबीज के, तो उसके अंदर थोड़ा रेबीज वायरस आ सकता है, उसके अंदर थोड़ी आ सकता है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कुत्ते जिनको कभी इंजेक्शन नहीं लगे हुए होते हैं, उन कुत्तों के काटने से होता है बेटा, ठीक है? तो ये याद रखना, ये रेबीज वायरस आएगा, जुकाम खांसी उल्टी उल्टी तो 10 वर्ष तो लगेंगे ही लगेंगे। साथ में ये वायरस इतना डेंजर क्यों है, इंसान की डेथ क्यों कर देता है? बिकॉज़ ये दिमाग की बुखार कर देता है, ये वायरस दिमाग में पहुंच के हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इन सबको डैमेज करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर कहेगा भाई आप सही समय पे तो आए नहीं, तो हम इलाज करते हैं, आपको इंजेक्शन देते हैं, लेकिन अब तो वायरस दिमाग तक पहुंच गया है, तब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो अगर कभी भी आपके घर में बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर ने किसी ने नाखून मार दिया, किसी ने काट लिया, तो तुरंत भाग के हॉस्पिटल। सबसे पहले आपको रेबीज के 4 से 5, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 डोज मिक्स करके लगाते हैं, 2 डोज लगती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 से 4 डोज देते हैं, चारों के चारों लेनी है आपको। ऐसा नहीं है एक इंजेक्शन ले लिया, डॉक्टर बोले 2 दिन बाद फिर लगेगा, तो सारा आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है वो। नहीं तो अगर 5-7 दिन लेट हो गए ना आप, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, फिर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे अभी बहुत सारे केस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ में, है ना? ठीक है? तो रेबीज किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। और ये वायरस किसमें रहता है? तो इन तीनों में रहता है, तो इन तीनों से बच के ही रहना है आपको, इन तीनों से आपको बच के ही रहना है, ठीक है? चलो अब आइए जरा नेक्स्ट बीमारी पढ़ते हैं। अगली बीमारी आती है बेटा मीजल्स, जिसको हम खसरा रोग कहते हैं। नंबरिंग मुझे नहीं पता बेटा, आप अपने आप कर लेना, ठीक है? मीजल्स, खसरा रोग, खसरा रोग गांव में बोलते हैं माता आई है, ठीक है? छोटी माता बड़ी माता नहीं, सब बोलते हैं माता आई है। बेटा एक होता है मीजल, एक होता है जर्मन मीजल, दोनों लिख दो, जर्मन मीजल्स। ये दोनों ही बीमारी आपकी किसकी वजह से होती है? आप बताओगे बच्चों? दोनों वायरस की वजह से होती है। जब बात करते हैं मीजल्स किसकी वजह से होता है, तो मीजल्स होता है मोबिली वायरस की वजह से। किसकी वजह से? मोबिली वायरस की वजह से। ये वायरस का नाम है, इसके पैथोजन का नाम है मोबिली वायरस। जबकि बच्चों जर्मन मीजल्स पूछे ना, ये किसकी वजह से होता है? ये भी वायरस की वजह से होता है, ये होता है रुबेला वायरस की वजह से। रुबेला वायरस,
ये वायरस जो आएगा तो ये जर्मन मीजल्स करेगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही बीमारियों में ये दोनों ही बीमारी एयर ड्रॉपलेट की वजह से, यानी कि अगर किसी इंसान को एक को खसरा है, एक को मीजल है, तो अगर उसके कपड़े पहन लिए, उसका जूठा खाना पीना खा लिया, उसे हाथ वाथ मिला लिया, उसके आसपास आप रहे, तो आपको भी क्या हो जाएगा? मीजल्स या जर्मन मीजल्स हो जाएगा। दोनों ही एयर ड्रॉपलेट इंफेक्शन होते हैं। अब जो बीमारी हवा से फैलने लग जाए तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना बेटा, वो तो फैलेगी फैलेगी, है ना? तो एयर ड्रॉपलेट से हो सकता है। अब होता क्या इसमें? इन दोनों बीमारियों में स्किन इन्फेक्शन होता है। त्वचा पर खुजली होने लग जाती है बेटा। गांव में बोलते हैं ना, माता आई हमारे लड़के के पास मत जाना, उसको अलग से कर दिया आपने। त्वचा संक्रमित हो जाती है, त्वचा संक्रमित हो जाती है बच्चों। अब कैसे संक्रमित हो जाती है? तो इसमें तो बेटा बॉडी ना क्या हो जाता है, लाल कलर के स्पॉट पड़ने लग जाते हैं शरीर के, स्किन के ऊपर लाल धब्बे पड़ जाएंगे, और उन धब्बों के ऊपर आपको आएगी बहुत ज्यादा ईचिंग होगी। ईचिंग का मतलब होता है खुजली होगी बच्चा, बहुत ज्यादा खुजली, खुजलाहट, सारा दिन खुजलाते रहोगे आप। बाकी वायरस है तो सर्दी जुकाम तो होगा ही होगा, है ना? ये तो आप समझते ही हो। अब सुनो, जर्मन मीजल्स में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है इन दोनों में। इसमें लाल धब्बे पड़ते हैं, इसमें स्किन पे पिंक स्पॉट पड़ते हैं। पिंक स्पॉट का मतलब होता है आपके गुलाबी धब्बे पड़ने लग जाते हैं। जो स्किन है ना उसके ऊपर क्या ऐसे गुलाबी गुलाबी कलर के धब्बे से पड़ने लग जाएंगे और फिर उसमें खुजली आएगी। एक तरीके की चिकन पॉक्स जैसी होती है, लेकिन चिकन पॉक्स नहीं है, दोनों अलग है। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कि इसमें होता क्या है मीजल्स में, फिर हम अगली बीमारी पढ़ेंगे। कहाँ गई? ये देखो, ऐसी होती है बेटा मीजल्स। मीजल्स ऐसी होती है, दिख रही है ना? दिख रहा है? इस तरीके का होता है बेटा मीजल्स। ऐसा ऐसा स्किन पड़ जाती है, लाल सी स्किन, ऐसे स्किन के ऊपर से पपड़ी निकलना शुरू हो जाती है। चिकन पॉक्स नहीं, चिकन पॉक्स में तो ऐसे लाल कलर का फूलेगा फिर वो फटेगा। इसमें फटने वटने जैसी चीजें नहीं बनती हैं, ऐसे छाले जैसे नहीं बनते हैं। इसमें तो स्किन लाल सी पड़ जाती है, ऐसे खुजली आती है, खुजलाते रहते हो तो बेटा स्किन की पपड़ी से निकलना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों ही बीमारियां जो होती है ना, वो क्या होती है आप क्या बताओगे बेटा? ये दोनों ही वायरस की वजह से होती है, दोनों ही वायरस की वजह से होती है। ये दोनों हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पेपर होता है उसमें पूछा हुआ है। ये दोनों हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है? अत्यधिक संक्रामक रोग, यानी कि घर में अगर एक बच्चे को हुआ तो धीरे धीरे सारे बच्चों को हो जाता है, तो इस बीमारी को बोलते हैं हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, अत्यधिक संक्रामक रोग। अच्छा बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जो बीमारी आपकी स्किन में इंफेक्शन करती है, ये जो चर्म रोग होते हैं ना, ये त्वचा वाले रोग होते हैं ना, ये हाईली कम्युनिकेबल होते हैं। ये आगे से आगे फैलते ही फैलते हैं बेटा, फैलते ही फैलते हैं, है ना? तो बेटा यही है, वो चमड़ी उतर जाती है, अंदर से सफेद निकल आती है, AKY, ये वो मीजल्स ही होता है, खसरा ही होता है, इसी को माता आना बोलते हैं गांव में। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे इंसान के कपड़े वपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर किसी को एक को चर्म रोग है, अगर आपने उसके कपड़े वपड़े यूज करें तो आपको भी वो हो सकता है। ठीक है? ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, पाँव में दर्द होता है, हाथ पाँव टूटना शुरू हो जाते हैं, बेड से उठता नहीं इंसान, और पूरी स्किन लाल लाल कलर की पड़ने लग जाती है, लाल लाल धब्बे, फिर स्किन उतरती है, अंदर से सफेद से निकल जाती है। हाँ, और इसमें पिंक कलर के, गुलाबी कलर के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब इतनी खतरनाक बीमारी है तो क्या इसका वैक्सीन है? बेटा बिल्कुल है। इनके इन दोनों के लिए जो वैक्सीन लगता है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? इन दोनों बीमारियों से बचने के लिए मार्केट में एक टीका आता है, बच्चों को लगता है, पता है कब लगता है? 13 से 15 महीने के बीच में जो बच्चों को इंजेक्शन लगता है वो MMR का लगता है। जैसे मेरे बेटे को लगा था लास्ट वैक्सीन, 13 से 15 महीने के बीच में जो वैक्सीन लगता है, उस वैक्सीन का नाम होता है MMR। इस MMR की फुल फॉर्म क्या होती है? इस पहले M की मतलब, इस M का मतलब होता है मीजल्स। ये वैक्सीन किससे बचाएगा? पहले M का मतलब है मीजल्स, जिसको बोलते हैं हम खसरा रोग, और इस दूसरे M का मतलब होता है मम्प्स। मम्प्स इसके बाद दूसरा पढ़ाऊंगी मैं बीमारी, मम्प्स को बोलते हैं गलसुआ रोग, वो बीमारी जिसमें गले में सूजन आ जाती है, गला सूज जाता है ना? गर्दन एकदम मोटी हो जाती है, गला सूज जाता है। और इस R का मतलब होता है रूबियोला। इस R का मतलब क्या होता है बच्चा? रूबियोला। ठीक है? तो ये एक वैक्सीन लगता है बच्चे को, और एक वैक्सीन 3 बीमारियों से बचा देता है। कौन कौन सा? तो कौन सा बताओगे? मीजल्स, मम्प्स एंड रूबियोला। क्योंकि बच्चा ये एक ही वैक्सीन है और 3 बीमारियों से बचाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। ये कैसा वैक्सीन है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। मैम आप इतना क्यों पढ़ा रही हो? एग्जाम में आता है बेटा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं BCG का वैक्सीन कैसा है? सिंगल एंटीजन वैक्सीन। BCG का जो टीका लगता है वो सिर्फ BCG से आपको किससे बचाता है? टीबी से बचाता है, एक बीमारी से बचाता है। तो ऐसा टीका जो सिर्फ एक बीमारी से बचाता है उसको हम सिंगल एंटीजन वैक्सीन बोलते हैं। जो 2 बीमारियों से बचाते हैं उसको डबल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं, और जो 3 बीमारियों से बचाते हैं उसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। तो मैंने एक आपको कल की क्लास में करवाया था, याद करो, कल नहीं परसों, DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस, याद है ना आपको? और टीफो टिटनस, तो वो भी ट्रिपल एंटीजन था, और ये भी ट्रिपल एंटीजन है। MMR, M का मतलब होता है मीजल्स, इस M का मतलब होता है मम्प्स, और इसका मतलब होता है रूबेला। याद करने वाली चीजें क्या है? तो बेटा याद करने वाली चीज ये है कि जो गांव में बोलते हैं ना, माता आई है मीजल्स, एक तो इस बीमारी का इलाज संभव है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। पहली बात तो बच्चों को जब 13 से 15 महीने के होते हैं तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी आपकी सुविधा है, आप वहां पे जाकर MMR का वैक्सीन लगवाएं सबसे पहले बच्चे को। फिर भी अगर किसी कारणवश नहीं लगता है, और अगर मीजल्स या रूबेला स्किन इंफेक्शन हो जाता है, तो झाड़े वाड़े बाबा बाबा गांव में ये सब फालतू की बातें, अगरबत्ती लगाना, सोने की चीजें पहनाना, इन सबसे कुछ नहीं होता है बेटा। आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर कुछ ऑइंटमेंट देता है, कुछ एंटीबायोटिक्स देता है, उसका पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है। ये बीमारियां हाईली क्योरेबल भी हैं, इनका इलाज हो जाता है बेटा, इनका इलाज हो जाता है, बिल्कुल इलाज संभव है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? तो मीजल्स और जर्मन मीजल्स दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें लाल कलर के धब्बे पड़ते हैं, इसमें गुलाबी कलर के धब्बे पड़ते हैं। बाकी दोनों का वायरस का नाम चेंज है, फैमिली एक है इन दोनों वायरस की, तो एक जैसे सिम्टम्स लाता है। सर्दी जुकाम तो सब नॉर्मल है बेटा, ये तो होगा ही होगा। चलो अगला बीमारी, अगला बीमारी को बोलते हैं मम्प्स। नेक्स्ट डिजीज को बोलते हैं मम्प्स, और हिंदी में कहते हैं गलसुआ रोग। हिंदी में नाम क्लियर है, गलसुआ, गला वाला पार्ट सूज जाता है। इस हिस्से में टॉन्सिल्स होते हैं, अपने टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है गले वाला पार्ट सूज के, और हमारे मुंह में जो सलाइवा बनाने वाली ग्रंथि होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहला, ये जो मम्प्स है ये कौन से वायरस की वजह से होता है? इसका पैथोजन क्या है? इसका रोग जनक क्या है? यानी कि इस रोग को जन्म कौन देता है? तो आपको बताना है पैरामाइक्सो वायरस। कौन सा वायरस? पैरामाइक्सो वायरस। ये इस वायरस का नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम नाम है। ये वायरस जो होता है, इसका वेक्टर कौन है? पानी और खाना। सबसे ज्यादा ये पानी और खाने के थ्रू फैलता है। यानी कि अगर आपने ऐसा पानी पी लिया जिसके अंदर ये वायरस था, जिसका कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलोगे आप, प्रदूषित पानी बोलोगे, या आपने कॉन्टामिनेटेड फूड खा लिया, दूषित पानी और दूषित भोजन, ऐसा पानी और भोजन खा लिया जिसमें ये वायरस था। वायरस तो बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरस, आपको दिखते नहीं है, तो आपने पी लिया वो पानी, तो क्या हो जाएगा? तो चलिए आपको फोटो दिखाती हूँ कि हो क्या जाएगा। आपको हो क्या जाता है, ये देखो, ये छोटा बच्चा है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा देखो, यहां से शुरू होता है, ये करता करता ये पूरा पार्ट सूज जाता है। ये पूरा पार्ट सूज जाता है, ये होता है बेटा मम्प्स के अंदर। यहां पर अब क्या क्या होता है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या लिखा हुआ है मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताती हूँ कि पेन होता है। कब? जब आप खाना खाते हो, निगलते हो, खाने को चबाते हो तो आपको दर्द होता है, आपको बुखार आता है, आपको सर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान आती है, भूख लगना बंद हो जाती है, गले वाले पार्ट में आपको सूजन आ जाती है, नाक से पानी बहता है और बुखार रहती है, जुकाम रहता है। इसको बोलते हैं मम्प्स, इसको बोलते हैं गलसुआ रोग। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, हमारे कान के पास यहाँ पर लारीय ग्रंथियां होती हैं, 1 और 2 ऐसे, इनमें सूजन आ जाती है। तो एग्जामिनर जो पूछता है वो लिखो आप,
एग्जामिनर क्या पूछता है, इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है, क्या लक्षण है, हमारे मुंह में अंदर की तरफ कान के पास सबसे बड़ी लार्य ग्रंथियां होती हैं जिनको बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, कब पढ़ाऊंगी, जब डाइजेस्टिव सिस्टम करवाऊंगी तब आपको पढ़ाऊंगी कि हमारे मुंह में लार्य ग्रंथियां होती हैं। और पता है कौन सी लार्य ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, तो मैं आपको बताऊंगी पैरोटिड लार्य ग्रंथियां सबसे बड़ी होती हैं। कहां होती है, कान के पास। और पता है क्या हो जाता है इस बीमारी के अंदर, इस बीमारी के अंदर इस पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, ये सूज जाती है बेटा, इनमें सूजन आ जाती है और साथ में लिखना कि ये धीरे धीरे फिर खराब होने लग जाती है, इनके अंदर इंफेक्शन होने लग जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है एनटीपीसी के एग्जाम में कि कौन सी एक वायरस डिजीज है, कौन सी एक विषाणु जनित रोग है जिसमें गले में पाए जाने वाली लार्य ग्रंथियों में इंफेक्शन और उनमें सूजन आ जाती है। तो आपको आंसर करके आना था मम्प्स, गलसुआ रोग, गला सूज जाता है ना। इसको कनवार रोग भी कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा कनवार रोग, फैजन जी इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखना ये। हाँ, इसके उपचार के लिए फिर डॉक्टर पट्टी सी लगाता है, आपको बोलता है कि या तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से सेक करो या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से आप शेक वेक करो, पट्टी वट्टी लगाओ, है ना, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट आते हैं। लेकिन ये बीमारी कम है, क्यों है कम, क्योंकि मैंने अभी आपको एक वैक्सीन बताया था एमएमआर, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीजल्स मम्प्स रूबेला। इसका मतलब मैम जब छोटे बच्चे को 13 से 15 महीने के बच्चे में एमएमआर का इंजेक्शन लगता है तो उसी समय उस बीमारी के अंदर मम्प्स, इसी को बोलते हैं बेटा मम्प्स। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपने ऑलरेडी इंजेक्शन लगवा लिया है, ऑलरेडी इंजेक्शन लगवा लिया है। तो इसके लिए भी कौन सा वैक्सीन लगता है, इसके लिए भी एमएमआर का वैक्सीन लगता है। एमएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, मीजल्स मम्प्स रूबेला, रूबेला, ठीक है, ये याद रखोगे जी मैम, याद रखेंगे। अब आ जाइए अगली बीमारी जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस डिजीज। हेपेटाइटिस डिजीज, हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस रोग। आजकल बहुत इंजेक्शन लग रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाने से पहले बच्चों के इंजेक्शन लग रहे हैं, है ना, और बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस हो भी रहा है। याद रखना सबसे पहला पॉइंट, हेपेटाइटिस डिजीज वायरस की वजह से होती है, विषाणु की वजह से होती है। और इसका जो वायरस है ना, इस वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस ही है, इसके वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस ही रख दिया तो कितनी अच्छी बात है, आपको कोई अलग से नाम याद नहीं करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस डिजीज हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है ना। तो अब सुनो, ये हेपेटाइटिस ना बहुत सारे प्रकार का होता है, ABCDE, ABCDE, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। अब कैसे याद करना है वो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, मैं जैसे जैसे याद करवाऊंगी वो आपको याद रखना है। देखो अलग अलग प्रकार के हेपेटाइटिस रोग होते हैं। हेपेटाइटिस कौन कौन सा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। हेपेटाइटिस ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचएवी, क्योंकि ये इसके वायरस का नाम होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। देखो जो वायरस हेपेटाइटिस ए करता है उसका नाम हेपेटाइटिस ए वायरस पड़ गया, जो वायरस हेपेटाइटिस बी करता है उसको हेपेटाइटिस बी कह दिया, और जो वायरस हेपेटाइटिस सी करता है उसको एचसीवी बोल दिया, है ना। जो डी करेगा उसे हेपेटाइटिस बी वायरस, और जो ई करेगा वो हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया। बहुत सिंपल सी बात है ना। अब सुनो सोर्सेज क्या होते हैं, ये मेन है। हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, तो वो सुनो, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि प्रदूषित भोजन और प्रदूषित खाना खाने से कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है, हेपेटाइटिस ए फैलता है, ए फैलता है। क्या इससे बचने के लिए वैक्सीन है, यस, इंप्रूव्ड हाइजीन वैक्सीनेशन, जी हाँ बिल्कुल, इससे बचने के लिए मार्केट में एचएवी यानी कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अवेलेबल है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, तो बेटा डॉक्टर बोलते हैं रेस्ट करो, अच्छी मात्रा में रेस्ट करो, बढ़िया न्यूट्रिशन लो, खाना पीना अच्छा करो। दूसरा सुनो, हेपेटाइटिस बी होता है वो कैसे फैलता है, वो सुनो ध्यान से। हेपेटाइटिस बी फैलता है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी एंड फ्लूइड्स, यानी कि अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी था और उसके खून में बी वाला वायरस था, उसका खून आपको चढ़ा दिया तो बेटा आपको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। इसका मतलब मैम ये हेपेटाइटिस बी होता है, ये खून से फैलता है, जी हाँ ये खून से फैलता है, ठीक है। इसके लिए भी वैक्सीनेशन आता है, जी हाँ इसके लिए भी वैक्सीनेशन आता है। और मैं आपको बता दूं ये हेपेटाइटिस बी होता है ना, ये एसटीडी है। एसटीडी का मतलब क्या बताया था मैम ने, एसटीडी का मतलब था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी है, उसके साथ एक नॉर्मल इंसान ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, यानी कि उसने यौन संबंध बनाए, तो हो सकता है लड़का से लड़की, लड़की से लड़के में ये बीमारी आ सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ये फ्लूइड से फैलता है। फ्लूइड का मतलब होता है जो लड़कों के अंदर सीमेन निकलता है, जिसको वीर्य बोलते हैं। तो अगर किसी लड़के के सीमेन में ये वायरस था तो वो लड़की को कर देगा। लड़कियों के वेजाइनल डिस्चार्ज में अगर ये वायरस हुआ तो लड़की से लड़के को भी हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि लड़कों से लड़की को होता है, लड़की से भी लड़के को होता है, ठीक है बच्चों। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक एसटीडी है या नहीं, आप कहोगे यस मैम है, खून से फैलता है। और दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल में होता है। तीसरा आता है हेपेटाइटिस सी, ये भी एसटीडी है। एसटीडी का मतलब यौन संचरित रोग, सिरिंज से फैलता है, यानी एक इंसान को इंजेक्शन लगाया, जिस इंसान के खून में हेपेटाइटिस सी वायरस था, सेम सिरिंज सेम इंजेक्शन किसी दूसरे इंसान को लगा दिया तो खून खून से मिल गया तो ये वायरस फैल जाएगा। बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का मतलब है उस इंसान के लार में रहेगा, ये उस इंसान के आंसू में रहेगा, पसीने में रहेगा, तो इनसे बच के रहना है। और साथ में आपको बताना है कि अगर कोई माँ है, वो माँ बनने वाली है, कोई लड़की माँ बनने वाली है, तो माँ अपने बच्चे को स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए खून देती है, तो माँ से बच्चे में भी हेपेटाइटिस सी आ सकता है। तो जब प्रेग्नेंट लेडी होता है तो होती है तो उनका डॉक्टर हमेशा हेपेटाइटिस सी का क्या करता है, टेस्ट करवाता है कि तुम्हें हेपेटाइटिस तो नहीं है ना, ठीक है बच्चों। अगला अगला आप बताओगे, चौथा जो होता है हेपेटाइटिस डी, ये भी ब्लड और बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ये भी ब्लड और बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो बेटा आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी, सी, डी ये तीनों एसटीडी होती हैं, ये तीनों सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। जो ई होता है वो बच्चा कैसे, खाना खाने से, खराब खाना खाने से, जैसे ए वाला और ई वाला था, खराब खाना खाने से, खराब पानी पीने से, और ये जो पैक्ड आइटम्स आते हैं जैसे मीट वीट के पैक हुए आते हैं, चिकन मीट है ना, तो इनसे भी ज्यादातर फैलता है ये वाला। तो इसके लिए हमेशा अच्छा पानी पीना चाहिए। अब याद क्या रखने की जरूरत है, कोई भी हेपेटाइटिस डिजीज हो, सबसे ज्यादा ये हेपेटाइटिस, देखो वायरस आया, जुकाम बुखार खांसी तो हो गई होगा, नाक से पानी गिरना ये सब होगा। सबसे बड़ा हेपेटाइटिस डिजीज वाला जो वायरस होता है, चाहे कोई भी हेपेटाइटिस हो, सबसे पहले कौन से ऑर्गन को खराब करता है, लीवर, बस याद ही रखनी है। तो आपको क्या क्या लिखना है, आपको लिखना है हेपेटाइटिस ए होता है HAV, HBV, HCV, फुल फॉर्म अपने आप लिख लेना, HDV, HEV, ये 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। इन 5 में ये जो बीच के 3
होते हैं ना, ये वाले, ये तीनों एसटीडी होते हैं बेटा। अब एसटीडी का मतलब समझा दिया है। जबकि बच्चों ये वाला और ये वाला एसटीडी नहीं होते हैं। ये दोनों कैसे फैलते हैं? ये दोनों फूड और वाटर से। आपने ऐसा खाना खाया, ऐसा पानी पिया जिसके अंदर ये वायरस थे, और कोई भी हेपेटाइटिस वायरस आए इन पांचों में से, तो सबसे पहला जो लक्षण है, इसके अंदर सबसे बड़ा लक्षण है कि ये क्या करते हैं, ये वायरस लीवर पे अटैक करते हैं, लीवर डैमेज कर देते हैं बेटा। क्या करते हैं? यकृत खराब कर देते हैं, आपका लीवर खराब हो जाता है बच्चों। तो ये जो बीमारी होती है, इसमें आने वाले वायरस हैं, वो सीधा और सीधा, सर्दी जुकाम बुखार ये तो हो गई होगा, सीधा और आके किस पे अटैक करते हैं? आपके लीवर पे अटैक करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि मुझे 2 साल पहले हेपेटाइटिस हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा था आपका लीवर बहुत कमजोर हो गया है। आप ठीक तो हो गए, लेकिन वो वायरस आपके लीवर को कमजोर कर गया, तो मैं बहुत ध्यान रखता हूं अपने लीवर का, है ना? ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही सुनते हैं आप, बिल्कुल ऐसे सुनते होंगे, है ना? तो ये हेपेटाइटिस डिजीज भी किसकी वजह से होती है? ये भी वायरस की वजह से होती है। लिख लोगे? बता दोगे कौन कौन से यौन संचित हेपेटाइटिस होते हैं? फुल फॉर्म क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, और वी नहीं लिखा ना, सी कर दिया मैंने, वी हो गया यहाँ पे। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। तो कुल कितने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं? 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। मैम क्या इससे बचने के लिए वैक्सीन है? जी हाँ, पांचों के पांचों हेपेटाइटिस से बचने के लिए मार्केट में वैक्सीन है। मैम वैक्सीन का नाम अलग से नहीं है, वैक्सीन का नाम हेपेटाइटिस ए वैक्सीन पड़ जाता है। ए वाले का हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हो गया, बी वाले का हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, सी वाले का सी हो गया, डी वाले का डी हो गया, ई वाले का ई हो गया, बस ऐसे होता है। बिल्कुल कंपलसरी है हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाना, बिल्कुल कंपलसरी है। चलो आ जाओ अगली बीमारी। अगली बीमारी जो आती है वो होती है बेटा इबोला वायरस। इबोला डिजीज है बच्चा। इबोला, इबोला वायरस या इबोला को कभी कभी फ्लू लिखते हैं। फ्लू का मतलब होता है जो बीमारी वायरस से हुई है, जिसमें सर्दी जुकाम तो हो गई होगा, उसे फ्लू कहते हैं, उसे फ्लू कहते हैं। तो इबोला फ्लू बोलते हैं इसको हिंदी में। ये इबोला फ्लू कैसे होता है? इसका पैथोजन क्या है? तो बेटा एक वायरस होता है। अब कौन सा वायरस होता है? तो इबोला में आपको याद रखना है कि ये जो इबोला है, इसके वायरस का नाम इबोला वायरस ही होता है। कुछ वायरस के नाम सेम ही होते हैं, बीमारी से निकाल के बना दिए हैं, तो तुम लोगों के लिए अच्छी बात होगी, तुम्हें अलग से नाम याद नहीं करना पड़ा। इबोला इबोला वायरस की वजह से ही होता है। अब ये रहता किसमें? चमगादड़। ये वायरस पता है कौन फैलाता है? चमगादड़। अब चमगादड़ तो जानते हो ना, देखा है कभी चमगादड़? बैट चमगादड़ से फैलता है बेटा। चमगादड़ कान पकड़ लिया, कान को काट दिया आपके खून में, तो कौन सा वायरस छोड़ जाएगा? इबोला वायरस छोड़ जाएगा। पूजा करिए एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? लिखवा चुकी हूं पीछे की क्लासेस में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचित रोग। क्या होगा इबोला में? तो चलिए आपको दिखाते हैं इबोला करता क्या है। इबोला करता क्या है, कहीं ना कहीं तो होगी फोटो इबोला की भी। ये रहा इबोला। देखो क्या क्या होगा। अगर किसी चमगादड़ ने आपको काट दिया, आपके खून वून में इबोला वायरस छोड़ गया, बुखार आएगा, उल्टी आएगी, डायरिया। डायरिया का मतलब समझ रहे हो आप? दस्त आएगा। लेकिन बेटा दस्त और पेशाब में खून आ सकता है, ब्लडी डायरिया और यूरिन, यानी कि पेशाब और दस्त जो आपको आता लगता है उसमें खून तक आ सकता है। गला सूज सकता है, ब्लीडिंग फॉर बॉडी ओपनिंग्स, यानी कि आपकी स्किन में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे और उन पोर से खून निकल सकता है, और आपकी मांसपेशियों में दर्द, सर में दर्द, शरीर के अंदर कमजोरी होगी। ये इबोला। यहाँ पर एक चमगादड़ की सी फोटो बनी है, इस चमगादड़ से ही क्या होता है बेटा? इबोला फैलता है। इबोला फैलता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इबोला चमगादड़ फैलाता है, बस एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में यही आता है। अब जो आगे की बीमारियां हैं ना, उनमें बस वेक्टर्स मेन है, तो फटाफट थोड़ी सी जो बची हैं वो लिख दो, 3-4 बची हैं आपकी। इबोला के बाद नेक्स्ट आप लिखो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? स्वाइन का मतलब होता है सुअर। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, फ्लू का मतलब सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त, ये तो होगा ही होगा। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू वायरस से होगा। फ्लू सारे वायरस से होते हैं, और जो स्वाइन फ्लू वाला वायरस होता है उसको H1N1 वायरस बोलते हैं। इसके पैथोजन का नाम क्या है? इसके रोग जनक का नाम क्या है? तो बेटा H1N1 ये वायरस का नाम है। और ये वायरस जब आता है, ये किससे आता है? तो बेटा इसका वेक्टर होते हैं सुअर। सुअर, ठीक है, वाहक। इसका वेक्टर होते हैं पिग्स, पिग। सुअर लोगों से फैलता है। सुअर ने काट वाट लिया है, कैसे भी, सुअर, सुअर नहीं सुअर, ठीक है। तो एग्जाम में आता है इबोला फ्लू का वेक्टर कौन है? चमगादड़। या ऐसे पूछेगा चमगादड़ कौन सा फ्लू फैलाते हैं? एग्जाम में पूछता है स्वाइन फ्लू किससे होता है? पिग से होता है, सुअर से होता है। और स्वाइन फ्लू वैसे खतरनाक है बेटा, पता है क्या करता है स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू देखो, स्वाइन फ्लू करता है आप लोगों के खून की कमी। देखो स्वाइन फ्लू में 2 चीजें होती हैं, अगर इसके लक्षण लिख लें ना तो लिख लो, अनीमिया करेगा और कैल्शियम की कमी। लिख देना अनीमिया करेगा। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी करता है, खून की कमी ला देगा आपके अंदर ये वायरस, और आपके बॉडी में कैल्शियम की भी कमी कर देता है ये। दूसरा लक्षण होता है इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है इंसान के अंदर, कैल्शियम की कमी आ जाती है इसमें, कैल्शियम की कमी आ जाती है, ठीक है। तीसरा सुगर नहीं बेटा, सुअर, सुअर, सुअर। हाँ नेक्स्ट, अब आपको सुअर, तो बेटा हम क्या बताएं, आप बहुत सारे लोग तो सुअर वो खाते भी है ना, तो उन लोगों में ज्यादा जल्दी फैलता है। नेक्स्ट अगला आता है बच्चों बर्ड फ्लू, H1N5 बर्ड फ्लू। ये फ्लू पहले पक्षियों में आता है, इसलिए इसको पक्षी फ्लू के नाम से जाना जाता है। आपने अभी पीछे सुना था 12-6 महीने पहले कि बेंगलोर में, बेंगलोर साइड ना, जितने भी बतख थी और पाउल्ट्री फार्म में ये जो थे मुर्गी वुर्गी थी, उनको जहर के इंजेक्शन दे दे के मारना पड़ा मजबूरी में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या फैल गया था, वहां पर उन पक्षियों के अंदर बर्ड फ्लू हो गया था, और डर ये लग रहा था कि इन पक्षियों से इंसानों में ना आ जाए, तो इंसानों की जान बचाने के लिए जानवरों को मारना पड़ा। कैसे विडंबना है देखो आप, है ना। तो पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। बर्ड फ्लू भी किससे होता है? एक वायरस से। कौन सा? H1N5 वायरस। वो H1N1 था बेटा, ये H1N5 है। और ये इसका वेक्टर कौन है? कुक्कड़ फैमिली। अब कुक्कड़ फैमिली क्या होती है? जो कुकड़ू कुकड़ू करते हैं, तो ये मुर्गे से हो सकता है, जी हाँ, ठीक है। मुर्गे में होगा हेन, मुर्गी में होगा, बतख में होगा मुर्गा मुर्गी बतख, है ना। ये सब क्या होते हैं? हंस बतख मुर्गा मुर्गी, इनको बोलते हैं कुक्कड़ फैमिली, जो कुक्कड़ कुक्कड़ कुकड़ू 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 कहते हैं, ठीक है। ओके, तो मुर्गा मुर्गी बतख, इनसे कौन सा फ्लू फैलता है? बर्ड फ्लू। तो ये पहले पक्षियों में आएगा। अब मुर्गा खाते हैं भाई बहुत सारे लोग, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होता है ना, मुर्गे के अंडे वंडे खाते हैं, तो इनसे इंसानों में आ जाता है। तो पहले बर्ड्स में था और फिर ह्यूमंस में आ जाता है। तो अगर ऐसा पोल्ट्री फार्म है, ऐसा मुर्गी पाल रखी है जहां पर एक मुर्गी को हुआ, तो बेटा धीरे धीरे अगले 2-4 दिन में 10 मुर्गी को हो जाएगा, फिर 20 मुर्गी को हो जाएगा। तो जिनको हो जाता है उनको मतलब बड़ी ही बेरहमी से जहर के इंजेक्शन देके मारा जाता है उन्हें, जी हाँ बिल्कुल मारा जाता है। कभी कभी इसी बर्ड फ्लू का दूसरा नाम होता है एवियन फ्लू। एवियन का मतलब जो हवा में उड़ते हैं पक्षी,
अब इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं तो आप देख लो बेटा क्या क्या दिखेगा आपको। इस बर्ड फ्लू के क्या क्या लक्षण दिखते हैं तो कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे। देखो कैसे दिखा रखे हैं, मुर्गा मुर्गी दिखा रखे हैं ना। अब इनसे दूर रहना चाहिए ऐसे, अगर जिस क्योंकि इनके अंदर हो सकता है वायरस। अब क्या होता है, छाती में दर्द होगा, सांस लेने में कमी आएगी, बुखार होगा, सर में दर्द होगा, उल्टी आएगी, दस्त लगेंगे, कफ होगा, इसी को फ्लू कहते हैं, इसी को बर्ड फ्लू कहते हैं। और सेम सिम्टम्स अगर मुर्गी को हो रहा है तो मुर्गी में भी आएंगे, बतख को हो रहा है तो बतख में भी सेम लक्षण आएंगे। उनको बेचारियों को बुखार होती है ना, उनको बेचारियों को दस्त लगते हैं, वोमिटिंग होती है, तो सेम चीज उनमें होती है। कैसे आपको बचना है तो भैया आपको इन जानवरों से दूर रहना है ना, उड़ने वाले पक्षियों से। कबूतर चिड़िया सब में हो सकता है, बर्ड का मतलब तो बर्ड होते हैं ना। बर्ड का मतलब क्या होता है, सारी उड़ने वाले पक्षी, तो उनमें ज्यादातर होता है, लेकिन उनसे हम लोगों में आ जाता है, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। तो आपको दूर रहना चाहिए। अगर इनको टच भी करा तो घर पे आके आपको अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए, हैंड सैनिटाइज करने चाहिए। जब आप इनके पास जा रहे हो, कि बहुत सारे लोग तो मुर्गी वुर्गी पालने का काम करते हैं ना, उनकी रोजी रोटी होती है, तो उन लोगों को कहां पे जाना चाहिए, तो बेटा उनको मास्क वास्क लगा के जाना चाहिए अपने मुर्गी वुर्गी के पास। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एवियन फ्लू, इससे दूर रहना है और इससे बच के रहना है। इसके बाद नेक्स्ट आप याद रखोगे इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा जो सीधा इंसानों को होता है, ये कोई बर्ड बर्ड को नहीं होता है, तो लिखो अगला इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू दोनों ही नाम सही है। इन्फ्लुएंजा फ्लू किसकी वजह से होता है, ये भी वायरस की वजह से। नंबरिंग कर लेना आप, ये छोटे छोटे हैं, बस आप इनको एक दो नाम याद रखने हैं आपको। ये कौन से पैथोजन यानी कि वायरस की वजह से होता है, तो इसका रोगजनक भी वायरस होगा बेटा। कौन सा वायरस होगा, हीमोफिलस वायरस, इसका रोगजनक का नाम होता है हीमोफिलस वायरस। हीमोफिलस वायरस, और कभी कभी ना इसी वायरस का दूसरा नाम होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी का नाम होता है हीमोफिलस और इसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। हीमोफिलस वायरस यानी विषाणु, और इसी का दूसरा नाम होता है इन्फ्लुएंजा वायरस भी इसी को बोल देते हैं। क्या होता है, वही मुंह से आ जाता है, नाक से आ जाता है, हवा से आ जाता है, ड्रॉपलेट से आ जाता है। इस इन्फ्लुएंजा फ्लू में क्या होता है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा इसके लक्षण अगर मैं बताऊं तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। ये फ्लू जाके फेफड़ों में इंफेक्शन करता है, लंग्स फेफड़ों में इंफेक्शन करता है। इसीलिए आप याद करो कि जब नया नया कोरोना वायरस आया था तो लोगों ने कहा था, डॉक्टर्स ने कहा था ये तो इन्फ्लुएंजा फ्लू है, कोई नया वायरस नहीं है। लेकिन बाद में रिसर्च हुई तो पता लगा नहीं, इन्फ्लुएंजा वाला वायरस अलग है, कोरोना वाला वायरस अलग है। ये हुआ था, है ना। तो ये याद रखिएगा, इसमें भी किसके जैसे लक्षण होते हैं, कोरोना जैसे लक्षण। अब क्या क्या लक्षण होते हैं इसके अंदर, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, आपके लंग्स में पानी सा भर जाता है, इन्फेक्शन होने लग जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों की मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। ये सारे इन्फ्लुएंजा के सारे लक्षण होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेफड़ों में इंफेक्शन होता है। बूढ़े लोगों में इन्फ्लुएंजा बहुत जल्दी होता है, बिकॉज बूढ़े लोगों की इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनका इम्यूनिटी लेवल पहले से ही डाउन रहता है, तो उन लोगों के अंदर ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो सेम कोरोना जैसे लक्षण है, बुखार आएगी, छाती में दर्द होगा, बिकॉज छाती में तो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन करता है, तो ये लंग्स में इंफेक्शन कर देता है। तो बच्चों में और बूढ़े लोगों में इन्फ्लुएंजा बहुत जल्दी हो जाता है। अब बच्चों एक होता है कॉमन कोल्ड, वो भी लिख लो तुम। साधारण जुकाम खांसी, आप बोलते हो ना मैम मुझे महीने में 3 बार खांसी होता है, 3 बार जुकाम होता है, तो बेटा तुम ढंग से नहीं रहते, है ना। कॉमन कोल्ड का मतलब होता है बेटा साधारण जुकाम खांसी, जिसमें सिर्फ क्या होता है, नाक से पानी आता है, सर में दर्द होता है, जुकाम हो जाता है और आपको बलगम हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस, राइनो विषाणु, ये वायरस हमारे आसपास रहते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं। क्या करता है, जुकाम करता है, इससे फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं होता है। कॉमन कोल्ड साधारण जुकाम, जुकाम की तरह जुकाम रहता है, बस नाक से पानी आएगा, नाक लाल हो जाएगी आपकी, सर में दर्द होगा, जुकाम होगा, फिर बुखार भी हो सकता है, कफ में कफ आ सकता है आपको, बस ये होता है बेटा इसके अंदर, इसे बोलते हैं कॉमन कोल्ड। और ये कॉमन कोल्ड होता है, इसको हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिजीज कहते हैं। तो आपने देखा अगर किसी इंसान को जुकाम बुखार है, उसे हैंडशेक कर लिया, उसने आपके ऊपर छींक दिया, खांस दिया, तो अगले दिन आपको भी हो जाता है। बोलते नहीं हो अरे यार कल तो उसके घर गया था, उसके बच्चे को जुकाम था तो मेरे बच्चे को जुकाम हो गया, ऐसा आप सुनते होंगे, है ना, ऐसा आप सुनते होंगे। तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। तो ये कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है। एक बच्चा कह रहा है मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज लग रहा है तबियत खराब है, कहां से तबियत खराब है, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा रही हूं, कहां तबियत खराब लगे तो मेरी, जब देखो तो बीमार बनाते रहते मुझे। राजवीर गुप्ता कहां से तुम्हें बीमार दिख रही हूं मैं, इतनी अच्छे से पढ़ा रही हूं, सब पढ़ा रही हूं, कहां से बीमारी लग रही है मेरे अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बीमारी आपकी वायरस की वजह से होती है। अब एक बीमारी बची है वायरस की वजह से, वो है HIV एड्स। ये बेटा बड़ी बीमारी है, इसके लिए आज मैं आपके बैच में एक वीडियो अपलोड करवाऊंगी HIV एड्स का, 40 से 45 से 50 मिनट का वीडियो है, उसे देख लेना, उसे देख लेना, ठीक है। और आपकी वायरस डिजीज खत्म हो गई है मेरी साइड से, इतनी सारी एग्जाम में आती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो HIV एड्स में पे मैंने डिटेल में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, वो आपके बैच में अपलोड हो जाएगा। और अच्छा इंसेफेलाइटिस रह गया एक, हाँ इंसेफेलाइटिस रह गया, लिखो 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 लिखो, इंसेफेलाइटिस रह गया है। HIV एड्स का वीडियो अपलोड हो जाएगा बेटा, देख लेना। इंसेफेलाइटिस करता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, लिख लो इंसेफेलाइटिस डिजीज, इंसेफेलाइटिस डिजीज या इंसेफेलाइटिस रोग। इसी का दूसरा नाम होता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस रोग, क्योंकि ऐसा माना जाता है बीमारी सबसे पहले जापान में खोजी गई थी, तो कुछ लोग वाले इसी बीमारी को दूसरा नाम जैपनीज इंसेफेलाइटिस भी कह देते हैं। कौन करता है, एक वायरस, कौन सा वायरस, HSV हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसके रोग जनक का नाम क्या है, इसके रोग जनक का नाम होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, याद रखना ये जो वायरस होता है, ये वायरस का फुल फॉर्म HSV होता है, शॉर्ट फॉर्म HSV होता है, फुल फॉर्म हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। वेक्टर, तो ये हवा पानी किसी ने छींक दिया, खांस दिया आप पर, उसकी एयर ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर गिर गई, आपने किसी इंसान का जूठा खा लिया ऐसा, उसके साथ खाना खा लिया, उसके साथ उठ गए बैठ गए, तो उसकी छींकने खांसने में जो पानी की बूंदें निकली, सलाइवा की, नेजल वाटर की, उससे आपको हो सकता है। क्या करता है, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है बच्चा, ये वायरस ब्रेन तक पहुंचता है। और आप खुद सोचो कि जो ब्रेन तक पहुंचता है वो वायरस, तो पता ही आपको, ब्रेन फीवर करता है, ये दिमागी बुखार करता है, इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है। और पता है ऐसे इंसान में क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाती है, कंफ्यूज रहता है हमेशा, उसे मिर्गी मिर्गी के दौरे जैसी बीमारी लग जाती है। हाँ अगर किसी इंसान को कभी पास्ट में इंसेफेलाइटिस हुआ है और उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया सही से, तो उसे एपिलेप्सी हो सकता है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं, है ना। इनका IQ लेवल कम हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता गायब हो जाती है, विल पावर में कमी आ जाती है, बिकॉज ये जो इंसेफेलाइटिस वायरस है ना HSV, ये दिमाग पहुंचता है, दिमाग में बुखार पैदा करता है। अब दिमाग में बुखार होता है तो क्या, इनका विजन कम हो जाता है, इनकी आंखें खराब हो जाती है, मेमोरी लॉस, याददाश्त गायब होने लग जाती है, इनकी धीरे धीरे चीजें भूलना शुरू कर देते हैं, इनका पर्सनैलिटी अच्छे से निखर के नहीं आता है, इनकी विल पावर में कमी आ जाती है, और इनका आप बताओगे बेटा कंफ्यूज रहते हैं इंसान, और मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं इनको इन फ्यूचर, आगे चलकर जब बीमारी सही भी हो जाती है तो उसके बाद भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है मिर्गी के दौरे क्या वायरस से होता है, वायरस से नहीं बेटा, देखो ये बीमारी क्या दिमाग को खराब करती है, दिमाग के नर्व्स का सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते ढंग से, आपस में उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो एपिलेप्सी होती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं।
ठीक है, तो इसे दिमागी बुखार से भी जानते हैं इस नाम को। एक ऐसा ही होता है नीपा फीवर, नीपा फ्लू, वो भी एक वायरस की वजह से होता है, नीपा वायरस ही बोलते हैं। इसके जैसा का जैसा होता है, डॉक्टर्स ना पता नहीं कर पाते हैं कि पेशेंट को नीपा फ्लू हुआ है, नीपा वायरस आया है, या फिर इंसेफेलाइटिस हुआ है। नीपा फ्लू भी दिमागी बुखार करता है, इसके वायरस का नाम नीपा वायरस ही होता है बेटा, इसके वायरस का नाम क्या होता है, नीपा वायरस ही होता है, और इसको भी दिमागी बुखार कहते हैं। ये वायरस भी दिमाग में जाता है, तो डॉक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये पता करना कि भैया इंसेफेलाइटिस हुआ है या फिर नीपा वायरस आया है। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं बेटा, ठीक है, ये इसके दोनों एक जैसे ही होते हैं, नीपा फ्लू और ये दोनों में ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दिमाग के अंदर सूजन, दिमाग में जो नर्व्स होती है वो नस होना शुरू हो जाती है। ठीक है मैम, जूनोटिक वायरस क्या होता है? सुनो बेटा, जूनोटिक वायरस क्या होता है? जूनोटिक वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो पहले किसी जानवर में, जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, जू में जाते हो देख के आते हो, क्या देख के आते हो? एनिमल्स देख के आते हो, तो ऐसा कोई भी वायरस जो पहले किसी जानवर में आया था और फिर जानवर से किस में आ गया, इंसान में आ गया, तो उसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। जैसे आप देखो रेबीज पहले कुत्ते में आया, तो कुत्ता जानवर है और कुत्ते ने इंसान को काटा तो इंसान में आ गया, तो वो क्या होगा? रेबीज का होगा, जूनोटिक वायरस होगा। ऐसे ही देखो मैंने अभी बताया चमगादड़, तो चमगादड़ में आया, चमगादड़ से हम लोगों में आया, तो ऐसी बीमारी जो पहले किसी जानवर में आती है और जानवर इंसान में फैला देते हैं, तो उसे कहते हैं जूनोटिक वायरस, उसे कहते हैं जूनोटिक वायरस। ठीक है, ये याद रखना। अब हम एचआईवी एड्स का तो वीडियो डलवाई देंगे और उसके बाद फंगल डिजीज और प्रोटोजोनल डिजीज हम करवाएंगे, उसके बाद जेनेटिक डिजीज करवाएंगे। अभी तो बहुत बचा है ये चैप्टर, अभी तो बहुत बचा है। मैम वैक्सीन में विका शब्द का मतलब क्या होता है? सुनो, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि सबसे पहला वैक्सीन किसके लिए बना था, आप बताओ? गाय के लिए बना था, काउपॉक्स के लिए बना था। तो ये जो वैक्सीन में वैका शब्द होता है ना, वैका शब्द ये लैटिन भाषा का शब्द होता है और इस वैका शब्द का मतलब होता है काउ, गाय। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा है? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसने पूछा है। ठीक है बेटा, एचआईवी एड्स का जो मैं वीडियो लगाऊंगी उसमें आपको डाउट नहीं आ सकता, जो आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा पढ़ा रखा है मैंने उसमें। अब वो मैंने इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया बिकॉज बेटा एचआईवी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर साल हजारों लोग बिना नॉलेज की कमी के इंसान मर जाते हैं एचआईवी एड्स से। लोगों को लगता है एचआईवी एड्स सेम बीमारी है। इस वीडियो में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा एचआईवी से एड्स तक जाने में 5 से 7 साल लगते हैं। एचआईवी पॉजिटिव इंसान को बचाया जा सकता है लेकिन एड्स वाले इंसान को नहीं बचाया जा सकता है। वो मेरा वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लगेगा बेटा, आपको पता लगेगा। ठीक है, तो याद रखना ये बात कि वैक्सीन में जो वैका शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? काउ, गाय, गाय। ठीक है, जेनेटिक डिजीज नहीं बेटा, जेनेटिक तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कहां मैंने जेनेटिक डिजीजेस, अभी काहे को आगे चल रहे हो आप? फटाक से सुनो बच्चों, मैंने एक जगह लिख रखा है वायरस से, या वायरस की बीमारियां बहुत सारी होगी, तो आप सोच रहे हो हम कैसे याद करेंगे? देखो इनको याद करने का एक ट्रिक है, इनको याद करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जैसे मैंने बैक्टीरियल डिजीज को याद करने का ट्रिक बताया था, वैसे वायरस डिजीज कौन सी ट्रिक से याद रखोगे? वायरस डिजीज को याद करने का ट्रिक होता है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। क्या ट्रिक याद करोगे? डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। ठीक है, तो इसमें आपको हिंदी वाले शब्दों को अवॉइड करना है। डॉक्टर से बना डेंगू, डेंगू किससे होता है बता दिया मैंने, वायरस से। एम से बना मीजल्स, जिसको हिंदी में खसरा कहते हैं। आई से बना इन्फ्लुएंजा, अभी पढ़ाया था इन्फ्लुएंजा, बूढ़े लोगों को जल्दी हो जाता है ना। एस से बना स्वाइन फ्लू जो सुअर फैलाते हैं। एच से बना हेपेटाइटिस जो 5 टाइप का होता है, और आर से बना रेबीज, रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है। ए से बना आपका यहाँ पर क्या, ए से भी तो कोई बीमारी करवाई थी क्या मैंने? ए से मिश्रा में आर, ए से भी कोई बीमारी होगी, कोई करवाई तो नहीं थी? हाँ, ए से बनेगा एवियन फ्लू जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, और इसी बी से बना हो गया बर्ड फ्लू। ई से बनता है इंसेफेलाइटिस, एस से बनता है स्मॉल पॉक्स, टी से यहाँ पर कोई यहाँ पे नहीं बीमारी नहीं बनेगी, और उसके बाद इस एन से बनता है मम्स और पी से बनता है पोलियो। ऐसे कुछ करके आप इस ट्रिक से याद भी कर सकते हो। हालांकि ट्रिक ना भी याद करोगे तो भी आप बीमारियां अगर एक साथ पढ़ लोगे तो आप सारा याद कर लोगे। पूछा कह रही बुक कब आएगी, कौन सी किताब बेटा? मेरी किताब पूछ रहे हो? मेरी तो ऑलरेडी है मार्केट में।